अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान साम्राज्य में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम लोग भारतीय इतिहास के अंतर्गत आधुनिक भारत में 1857 की क्रांति पढ़ेंगे। हम लोग जानेंगे कि 1857 की क्रांति के क्या कारण थे, क्या उसका परिणाम हुआ, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई और क्या कारण रहा जो 1857 की क्रांति का बिगुल फूंका गया भारत में। तो इन सारी बातों को हम लोग अभी 1857 की क्रांति में पढ़ेंगे और अच्छे तरीके से समझेंगे कि 1857 की जो क्रांति थी वो क्या थी। तो अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप 1857 की क्रांति से संबंधित जो भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं उसका उत्तर अच्छी तरीके से समझ के दे सकें। तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं 1857 की क्रांति। तो आप लोग बोर्ड में लिखा हुआ देख रहे होंगे प्रमुख बिंदु। सबसे पहले परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण ये जो प्रमुख बिंदु यहाँ लिखा हुआ है बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप लोग अगर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब हम लोग प्रमुख बिंदुओं को इसको डिस्क्राइब करते हैं। अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय बताइए ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे, तो लॉर्ड पांस्टन। वहीं पे पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय इंग्लैंड की महारानी कौन थी, तो विक्टोरिया। तो वहीं प्रश्न पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति के समय मुगल सम्राट कौन थे, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय। लेकिन वास्तविक सत्ता कौन देख रहे थे, बख्त खां, जो कि बहादुर शाह जफर द्वितीय के सेनापति थे। वहीं आगे देखिए, विद्रोह का प्रतीक पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति का जो विद्रोह का प्रतीक था वो क्या था, तो कमल और रोटी। भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो लॉर्ड कैनिंग। ये भी परीक्षाओं में पूछता है कि भारत के 1857 की क्रांति के समय भारत के गवर्नर जनरल कौन थे, तो इसका उत्तर क्या होगा मित्रों, लॉर्ड कैनिंग। आगे देखिए, रणनीति। जो 1857 की क्रांति हुई थी उसकी रणनीति किन लोगों ने मिलकर बनाई, तो इसका उत्तर क्या होगा, राणोजी बापू और अजीमुल्ला खान। इन लोगों ने मिलकर 1857 की क्रांति की रणनीति बनाई और ये जो रणनीति बनाई थी वो लंदन में बनाई थी। 31 मई 1857 ईस्वी को तय किया गया था लंदन में कि इस दिन को क्रांति का बिगुल फूंका जाएगा भारत में। लेकिन कई कारण रहे जिसके कारण 31 मई 1857 को क्रांति ना होकर उसके पहले ही क्रांति का बिगुल फूंक दिया गया। हम लोग आगे समझेंगे इन सारी बातों को। आगे देखिए, ब्रिटेन का आर्मी चीफ। जब भारत में जब 1857 की क्रांति शुरू हुई उस टाइम जो ब्रिटेन के आर्मी चीफ थे वो कौन थे, लॉर्ड एनिसन। और बाद में क्रांति के बीच में कौन बने, कॉलिन कैंपबेल। तो ये सारी महत्वपूर्ण बिंदु हैं जो कि 1857 की क्रांति से पूछे जाते हैं। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, क्रांति हम लोग पढ़ रहे हैं 1857 की क्रांति। तो क्रांति कोई एक दिन में नहीं हो जाती है। क्रांति कोई एक दिन में नहीं हो जाती कि आज हाँ ऐसा हुआ, आज वहाँ पे विद्रोह की ज्वाला भड़की और क्रांति शुरू हो गया। क्रांति के पीछे कई कारण रहते हैं। कई सदियों से ये जो लोगों के अंदर जो दबा रहता है, गुस्सा, वो निकलता है, अचानक प्रतिपुष्टित होता है। जैसे कहा जाता है कि जो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी के जो 34वें रेजिमेंट के थे मंगल पांडे, उन्होंने वहाँ विद्रोह किया। उसके बाद 1857 की क्रांति शुरू हो गई। ये एक कारण हो सकता है दोस्तों, लेकिन सिर्फ यही कारण नहीं हो सकता है। इसके पीछे और भी कारण है जो हम लोग अभी अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अब हम लोग 1857 की क्रांति को बिंदुओं में बांटकर पढ़ेंगे ताकि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। तो हम लोग 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था, उसका कारण क्या था, किस प्रकार प्रारंभ हुआ, विस्तार कैसे हुआ, असफलता का कारण क्या था और अंत में परिणाम उसका क्या हुआ, इन सारी बातों को हम लोग अभी समझेंगे अच्छी तरीके से।
तो अब सबसे पहले हम लोग स्वरूप देखते हैं। देखिए 1857 की जो क्रांति हुई थी, तो 1857 की क्रांति के विषय में भारतीय इतिहासकार, पश्चिमी जगत के इतिहासकार, लेखक, सारे लोगों को जो बातें थी वो अलग अलग थी। सारे का मत क्या था, एक नहीं था। जैसे हमारे वीडी सावरकर ने 1857 की क्रांति के बारे में क्या कहा, यह एक राष्ट्रीय सुनियोजित संग्राम था, स्वतंत्रता संग्राम था, यह वीडी सावरकर ने कहा। वहीं रीजे जो कि एक ब्रिटिश इतिहासकार हैं, उन्होंने क्या कहा कि यह ईसाइयों के विरुद्ध धर्मांधों का एक धर्म युद्ध है। अर्थात हम लोगों को, हम भारतीयों को, रीजे ने कहा कि ये सब जो है सो धर्मांध हैं और ईसाइयों के विरुद्ध ये लड़ाई लड़ रहे हैं। वहीं पे दोस्तों आरसी मजूमदार जो कि एक भारतीय लेखक है, इन्होंने क्या कहा कि 1857 की क्रांति ना ही प्रथम थी, ना ही राष्ट्रीय थी, ना ही स्वतंत्रता के लिए लड़ी गई। और एक और लेखक हैं, ब्रिटिश लेखक, उन्होंने क्या कहा कि यह सभ्यता और बर्बरता के बीच एक युद्ध है। तो इस प्रकार इतिहासकारों का अलग अलग मत है, सारे इतिहासकारों का, जो कि आप लोगों को स्क्रीन में भी दिख रहा होगा। आप लोग स्क्रीन में देख सकते हैं सारे इतिहासकारों का जो क्या बोले हैं लेखक, वो स्क्रीन में आप लोग को दिख रहा होगा। जैसे रिज ने, सबसे पहले हमने आप लोगों को बताया कि रिज ने क्या कहा है। रिज ने क्या कहा, यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध एक धर्म युद्ध है। सोचिए कितनी बड़ी बात इन्होंने कह दी। वहीं देखिए डिज़रायली, बेंजामिन डिज़रायली ने क्या कहा, आप लोग देख रहे होंगे स्क्रीन में। उन्होंने कहा यह राष्ट्रीय विद्रोह था, ना कि सिपाही विद्रोह। उन्होंने इसकी संज्ञा किससे दी, सिपाही विद्रोह से। वहीं पर सिले ने क्या कहा, यह पूर्णतः देशभक्ति रहित और स्वार्थी सिपाहियों का विद्रोह था। उन्होंने स्वार्थी सिपाहियों का जिक्र कर दिया सिले ने। वहीं लॉरेंस ने क्या कहा, यह सिपाही विद्रोह के अतिरिक्त कुछ नहीं था। वहीं आउट्रम और टेलर ने क्या कहा, यह अंग्रेजों के विरुद्ध हिंदू और मुसलमानों का संयंत्र था। मतलब लोगों ने अलग अलग अपनी बातें कही, जो आप लोगों को स्क्रीन में दिख रहा होगा। किसी ने कहा हिंदू मुसलमानों का ईसाइयों के विरुद्ध ये एक युद्ध है, किसी ने कहा कि ये स्वतंत्रता संग्राम के लिए लड़ा गया युद्ध है। तो इस प्रकार हम लोग जो 1857 की जो क्रांति हुई, इसका जो स्वरूप देखते हैं तो बहुत ही व्यापक है। तो दोस्तों 1857 की क्रांति का जो स्वरूप है, तो हम लोग क्या इसे एक विद्रोह की संज्ञा दें, क्या इसे स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा दें, क्या इसे सैनिक विद्रोह की संज्ञा दें? तो हम लोग इसे क्या संज्ञा दें? तो इतिहासकारों ने क्या क्या बोला हमने आप लोगों को अभी बताया। तो आप इस प्रकार कह सकते हैं कि जो 1857 की क्रांति हुई, इसका स्वरूप कोई निश्चित नहीं है, इसको एक निश्चित स्वरूप नहीं दिया जा सकता है। तो अब हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हमने स्वरूप को समझा कि 1857 की क्रांति का स्वरूप क्या था। अब हम लोग इसके कारण को जानेंगे। कारण को भी हम लोग कई टुकड़ों में बांट सकते हैं। सबसे पहले देखिए राजनैतिक कारण, राजनैतिक कारण, ठीक है। सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, प्रशासनिक कारण और तात्कालिक कारण। तो हम लोग दोस्तों राजनीतिक कारण, इसके कारण को अगर हम लोग बांटेंगे
तो किस में बांट सकते हैं? राजनीतिक कारण, सामाजिक धार्मिक कारण, आर्थिक कारण, सैनिक कारण, प्रशासनिक कारण और तात्कालिक कारण। तो सबसे पहले हम लोग राजनीतिक कारण समझेंगे कि आखिर राजनीतिक कारण क्या हुआ जो 1857 की क्रांति की घटना घटित हुई। तो इसमें देखिए पहला पॉइंट होगा लॉर्ड विले जली की सहायक संधि। सबसे पहला कारण दोस्तों क्या होगा? लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि। अंग्रेजों का एक ही मकसद था कि भारत में कैसे अंग्रेजी राज की सत्ता को बढ़ाया जाए, कैसे यहाँ पे विस्तार किया जाए, कंपनी का व्यापार को कैसे मुनाफे में लाया जाए। तो इस प्रकार उन्होंने क्या किया? देसी राजे रजवाड़े रियासतों के साथ सहायक संधि करने लगे। तो लॉर्ड वेलेजली का सहायक जो संधि है इसमें कुछ पॉइंट थे। सहायक संधि के कुछ मुख्य बातें क्या थी वो मैं आप लोगों के साथ डिस्कशन करना चाहता हूं। सहायक संधि में यह तय किया गया था कि जो देसी राजे रजवाड़े हैं वे अपनी सेना को नहीं रखेंगे और उसकी जगह में ब्रिटिश सेना को रखेंगे, और जो ब्रिटिश सेना रहेगा राजे रजवाड़े के यहाँ उसका भुगतान भी किन्हें देना पड़ेगा? देसी रियासतों का। अगर वो ऐसा करने में असमर्थता जताते हैं तो फिर उनकी संपत्ति का एक भाग ले लिया जाएगा। यह तय किया गया लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि के अनुसार, अर्थात उनके जमीन को हड़प लिया जाएगा। अब सोचिए अपनी सेना को कोई भी देसी रियासत कैसे भंग कर सकता था। तो इससे क्या हुई? देसी राजे रजवाड़े की स्वतंत्रता खत्म होने लगी। तो हम लोग देखते हैं कि जो वेलेजली की जो सहायक संधि थी वो किन किन राज्यों के साथ की गई थी। तो देखिए सबसे पहले जो सहायक संधि है वह किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ। हैदराबाद, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया। हम लोग जान सकते हैं दोस्तों कि जो सहायक संधि लॉर्ड वेलेजली के द्वारा की गई थी किसके साथ की गई थी? हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध, पेशवा, बरार और सिंधिया। परीक्षाओं में यह भी क्रम में सजाने के लिए पूछता है कि एक क्रम में सजाइए। सहायक संधि जो की गई थी सबसे पहले किसके साथ की गई थी? हैदराबाद के साथ, फिर मैसूर, फिर तंजौर, फिर अवध, फिर पेशवा, फिर बरार और फिर सिंधिया के साथ। तो जो लॉर्ड वेलेजली की सहायक संधि थी यह भी कारण बनी, राजनीतिक कारण 1857 की क्रांति का, क्योंकि देसी राजे रजवाड़े रियासतों का जो गुस्सा है अब बढ़ने लगा था, क्योंकि उनकी स्वतंत्रता अब हनन हो रही थी। अंग्रेजों ने सहायक संधि के द्वारा भारतीय रियासतों को दूसरे रियासत के साथ संधि करने के लिए मना कर दिया गया। बिना आदेश के वो दूसरे राजे रजवाड़े से संधि नहीं कर सकते थे, और कहा गया कि आप विदेशी आक्रमण से हम आपकी रक्षा करेंगे और आपके आंतरिक मामलों में हम लोग दखल नहीं देंगे। ये अंग्रेजों का कहना था कि आपके आंतरिक मामलों में हम लोग दखल नहीं देंगे, लेकिन हुआ क्या? इसका उल्टा, उन्होंने इनके आंतरिक मामलों में दखल देने लगे, जिसके कारण रोष जो धीरे दिन प्रतिदिन बढ़ना शुरू हो गया। तो लॉर्ड वेलेजली का सहायक संधि हम लोगों ने समझा। उसके बाद देखिए दूसरा कारण, राजनीतिक कारण में दूसरा पॉइंट है लॉर्ड डलहौजी का राज हड़प नीति, या इसको कहते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, या इसे एक और नाम दिया जाता है व्यपगत का सिद्धांत। व्यपगत का सिद्धांत।
लॉर्ड डलहौजी का जो सिद्धांत है, क्या क्या इसका नाम है? राज हड़प नीति का सिद्धांत, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यक्तिगत का सिद्धांत। देखिए, लॉर्ड डलहौजी जो भारत में आया 1848 में, तो उसको भेजने का उद्देश्य यही था कि कैसे अंग्रेजी राज का विस्तार किया जाए, तो वो उसे विस्तारवाद की नीति के तहत ही भारत भेजा गया था। तो डलहौजी भारत आते ही सर्वप्रथम 1848 ईस्वी में पंजाब को कब्जा कर लिया, पंजाब पर अधिकार जमा लिया। पंजाब पर कब अधिकार जमा लिया? 1848 ईस्वी में। और यहाँ के राजा कौन थे? राजा दिलीप सिंह। दिलीप सिंह इनको पेंशनर बनाकर कहाँ भेज दिया गया? लंदन, कि जाइए अब राज हमें सौंप दीजिए और जाइए आराम कीजिए। कहाँ? लंदन में ऐश कीजिए। तो दिलीप सिंह को कहाँ भेज दिया गया? लंदन में पेंशनर बनाकर, और राज को हड़प लिया गया पंजाब को। और इसके बाद 1849 ईस्वी में दिलीप सिंह ने अंग्रेजों को कोहिनूर हीरा दिया। कब दिया? 1849 ईस्वी में। ये भी पूछा जाता है। और ये जो कोहिनूर हीरा था, उसे दिलीप सिंह के जो पिताजी थे महाराणा रंजीत सिंह, तो रंजीत सिंह को दिया था कौन? जमन शाह। जमन शाह के जो दादा थे अहमद शाह अब्दाली, उनको मिला था ये कोहिनूर हीरा। वहां से फिर जमन शाह फिर किसको दिया? रंजीत सिंह को। और रंजीत सिंह को देने के बाद फिर यह किसके पास रहा? दिलीप सिंह, उनके पुत्र के पास। और फिर ये लंदन चला गया 1849 ईस्वी में। महारानी को यह कोहिनूर हीरा भेंट किया गया। तो हम लोग इस प्रकार भी जान सकते हैं कि कोहिनूर कैसे कैसे गमन किया। अब हम लोग डलहौजी का जो हड़प नीति है इसको समझते हैं। यह था क्या? वास्तविक रूप में हड़प नीति था क्या? देखिए, हड़प नीति में यही था कि अगर कोई भी राजा रजवाड़ा है, तो अगर उसका कोई भी वास्तविक उत्तराधिकारी या वैध पुत्र नहीं होता था, तो उसके राज को हड़प लिया जाएगा। ये राज हड़प नीति में लिखा गया था, या इसमें जो नियम कानून था यही था कि अगर कोई भी राजा का वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो उसके राज को हड़प लिया जाएगा। चाहिए क्या? वैध उत्तराधिकारी। अगर वैध उत्तराधिकारी नहीं है, तो फिर उसका राज को हड़प लिया जाएगा, अर्थात अंग्रेजी राज में मिला लिया जाएगा। तो हम लोग जानते हैं भारत में गोद लेने की प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। अगर कोई राजा का अगर कोई पुत्र नहीं होता था, तो फिर गोद लेते थे, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? दत्तक पुत्र कहा जाता था उसे। तो इस प्रकार बहुत से राजे जिनके अपने वास्तविक उत्तराधिकारी या वैध पुत्र नहीं हुए, तो उन्होंने लिया। जैसे रानी लक्ष्मीबाई ने, जैसे पेशवा बाजीराव द्वितीय के पुत्र, दत्तक पुत्र नाना साहेब, जिन्हें हम लोग धुंधु पंथ भी कहते हैं, उनको भी लिया गया था गोद। तो इस नीति के तहत देखते हैं किन किन राज्यों का विलय किया गया। इससे भी संबंधित प्रश्न परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो लॉर्ड डलहौजी का जो राज हड़प नीति है, इसको कई नामों से जाना जाता है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, व्यक्तिगत का सिद्धांत और राज हड़प नीति। तो देखिए, सबसे पहले राज हड़प नीति के तहत किसको मिलाया गया अंग्रेजी राज्य में? तो सबसे पहले सतारा, फिर मिलाया गया जैतपुर। सबसे पहले सतारा, फिर जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट। ठीक है, बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, फिर नागपुर, फिर करौली, फिर अवध। तो देखिए दोस्तों, 1848 में राज हड़प नीति के तहत सबसे पहले सतारा को मिलाया गया अंग्रेजी राज्य में। फिर 1849 ईस्वी में जैतपुर को मिलाया गया। फिर 1849 ईस्वी में संबलपुर को मिलाया गया। फिर बघाट को 1850 ईस्वी में, उदयपुर को 1800
52 ईस्वी में, झांसी को 1853 ईस्वी में, नागपुर को 1854 ईस्वी में, करौली को 1855 ईस्वी में और अवध को 1856 ईस्वी में। अर्थात परीक्षाओं में ये भी पूछ सकता है कि लॉर्ड डलहौजी द्वारा जो वैभव का सिद्धांत लाया गया था, इसके अनुसार सबसे पहले किस राज्य को अंग्रेजी राज्य में मिलाया गया? तो इसका उत्तर क्या होगा? सतारा। उसके बाद किसको मिलाया गया? जैतपुर, फिर संबलपुर, फिर बघाट, फिर उदयपुर, फिर झांसी, नागपुर, करौली और सबसे अंत में किस राज्य को मिलाया गया अंग्रेजी साम्राज्य में? तो अवध को। अवध को जो मिलाया गया वो कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला दिया गया। तो इसमें दोस्तों करौली, देखिए करौली को जो मिलाया गया 1855 ईस्वी में। तो इन सारी राज्यों को जो मिलाने की जो प्रक्रिया हुई, तो इसी आधार पर हुई कि यहाँ पर जो दत्तक पुत्र हुआ करते थे, दत्तक पुत्र जो गोद जो लिए हुए थे राजा, तो उन्हीं के कारण इन राज्यों को अंग्रेजी राज्य में मिला गया। क्योंकि उन्होंने कहा था अगर वैध उत्तराधिकारी नहीं होगा तो फिर अंग्रेजी राज्य में मिला लिया जाएगा भारतीय रियासतों को। तो जिसमें ध्यान देने वाली बात है करौली को 1855 में मिला लिया गया, लेकिन करौली को 1855 में मिला लिया गया, लेकिन बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी। बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता देने से इनकार कर दिया, जिसके कारण करौली को फिर वापस लौटा दिया गया। अर्थात फिर इसको नहीं मिलाया गया अंग्रेजी राज्य में, क्योंकि बोर्ड ऑफ कंट्रोल ने मान्यता नहीं दी। उसी प्रकार अवध, देखिए अवध में जो अंग्रेजों की जो उत्तराधिकारी संबंधी जो नियम कानून बनाए हुए थे अंग्रेजों ने, तो यहाँ पे ये फुलफिल नहीं कर रहा था। क्योंकि जो अवध के जो शासक थे, राजा थे वाजिद अली शाह, उनका जनता में बहुत प्रेम था और लोग उनको दिलो जान से चाहते थे। तो अवध में वैध उत्तराधिकारी था वहाँ, और वहाँ पे अंग्रेजों का नियम लागू नहीं हो रहा था। तो उन्होंने अवध पर क्या आरोप लगाया? कुशासन का। अवध पर किसका आरोप लगाया? कुशासन का। कुशासन का आरोप लगाकर अवध को अंग्रेजी राज्य में मिला लिया गया। मतलब कुछ ना कुछ आरोप चाहिए थे। तो सर्वप्रथम जिस टाइम यहाँ कुशासन का आरोप लगाया जा रहा था, उस टाइम यहाँ पे जो भेजे गए थे यहाँ के लेफ्टिनेंट स्लीमैन, तो स्लीमैन से रिपोर्ट मांगा गया, तो स्लीमैन ने रिपोर्ट देने से इनकार कर दिया। उसके बाद में जो दूसरे यहाँ पे आए प्रशासनिक अधिकारी, उन्होंने उन्हीं के रिपोर्ट के आधार पर फिर अवध को मिला लिया गया। तो यहाँ के जो शासक कौन थे? वाजिद अली शाह। उनकी पत्नी का नाम क्या था? बेगम जिन्नत महल, और उनके पुत्र थे बिरगिज कादरी। तो राजा के मरने के बाद बेगम जिन्नत महल ने यहाँ का जो राजा घोषित किया बिरगिज कादरी को, और उन्होंने युद्ध में कूदना अपना मुनासिब समझा। तो हमने राजनीतिक कारण को समझा, क्या क्या कारण था। इसमें एक कारण और छूट रहा है मित्रों, अगर आप लोग इसको उतारना चाहते हैं या आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। तो चलिए एक और जो कारण है, रियासत के अलावा पेशवा का पेंशन रोका जाना। देखिए एक और राजनीतिक कारण में एक और कारण हम लोग जोड़ सकते हैं, रियासत के अलावा पेशवा का पेंशन रोका जाना। हम लोग जानते हैं बाजीराव द्वितीय के जो दत्तक पुत्र थे, जिनका नाम क्या है? नाना साहेब, जिनको हम लोग धुंधु पंत भी कहते हैं, उनका पेंशन अंग्रेजों द्वारा रोक दिया गया। वो भी एक महत्वपूर्ण कारण बना, राजनीतिक कारण, जो कि 1857 की क्रांति में के रूप में निकला बाहर। तो हम लोगों ने राजनीतिक कारण को जाना। अब हम लोग दोस्तों सामाजिक और
धार्मिक कारण को जानते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग सामाजिक धार्मिक कारण को समझेंगे कि 1857 की जो क्रांति हुई उसमें सामाजिक धार्मिक कारण भी महत्वपूर्ण रहे। तो सबसे पहले देखिए हमने लिखा है धार्मिक निर्योग्यता नियम 1850। इसमें था कि जो ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेगा उसको पैतृक संपत्ति में अधिकार दिया जाएगा। तो ये इससे भी भारतीय क्या हुए, रुद्र हो गए अर्थात क्रोधित हो गए। आगे देखिए 1813 का चार्टर एक्ट, अंग्रेजों को 1813 का चार्टर एक्ट के तहत ही भारत में ईसाई धर्म का प्रचार करने के लिए यहाँ पे खुली छूट मिली। तो इसी एक्ट के द्वारा ईसाइयों ने बेरोजगारों, गरीबों, जनजातीय आदिवासियों आदि को, विधवाओं को ईसाई धर्म स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया इस एक्ट के द्वारा। और इस एक्ट में यह भी तय किया गया कि जो भी लोग अगर ईसाई धर्म को स्वीकार कर लेता है तो उसे टैक्स नहीं लिया जाएगा या उसका टैक्स कम कर दिया जाएगा, और जो अगर ईसाई धर्म को स्वीकार नहीं करता है तो उससे दुगुना टैक्स लिया जाएगा। और वैसे भी हम लोग जानते हैं कि जैसे आदिवासी क्षेत्रों में आप लोग देखते होंगे कि बहुत सारे आदिवासी जो भाई बहन हैं सो अभी क्या स्वीकार कर लिए, ईसाई धर्म। तो वो अंग्रेजों की एक नीति थी जो कि सफल हुई। तो हम लोगों ने 1813 का चार्टर्ड एक्ट समझा, धार्मिक निर्योग्यता नियम 1850 क्या था। आगे देखिए 1856 का विधवा पुनर्विवाह एक्ट, भारतीय जो संस्कृति में था, भारतीय जो संस्कृति में जो चला आ रहा था कि अगर महिला विधवा हो जाती है तो उसका दोबारा विवाह नहीं होता था और उसे सती होना पड़ता था। लेकिन 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट आया जो डलहौजी ने लेके आया था, लेकिन ये पास किसके समय हुआ, लॉर्ड कैनिंग के समय में। तो जिसके कारण भारतीय बहुत क्रोधित हो गए कि अंग्रेज हमारे धर्म, सामाजिक जो रीति रिवाज है, जो हमारा जो चला आ रहा है कल्चर, इसको और नष्ट करना चाहते हैं। जिसके कारण भारतीय बहुत ही क्रोधित हुए और अंग्रेजों के खिलाफ उठ खड़े हुए। और दोस्तों जो बीज डलहौजी ने रोपा उसे भुगतना किसे पड़ा या उसे काटना किसे पड़ा, कैनिन को। ये भी प्रश्न परीक्षाओं में पूछता है कि डलहौजी के द्वारा जो बीज रोपा गया तो बीज काटना किसको पड़ा, तो कैनिन को। जैसे कि 1856 का जो विधवा पुनर्विवाह एक्ट है तो ये डलहौजी के काल में आया था, लेकिन पास कब हुआ, कैनिन के शासनकाल में। वहीं पे जो राज हड़प नीति था तो ये तो अंग्रेज आपका डलहौजी करके गया था, लेकिन 18 क्रांति किसके समय हुई, कैनिन के समय में। तो आगे देखिए पाश्चात्य शिक्षा, अगला पॉइंट है पाश्चात्य शिक्षा। पाश्चात्य शिक्षा भी एक महत्वपूर्ण कारण रहा 1857 की क्रांति के होने में, क्योंकि भारतीयों को लगता था कि जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है इसको खत्म करके अंग्रेज अपनी शिक्षा व्यवस्था ला रहे हैं, जिससे भारतीयों में असंतोष की भावना पैदा हुई। ये भी कारण रहा। पाश्चात्य शिक्षा के अंतर्गत हम लोग समझ सकते हैं कि पाश्चात्य शिक्षा ने भारतीय शिक्षा का जो मूल था उसे नष्ट कर दिया। तो इसके कारण भी भारतीयों में असंतोष की भावना भड़कने लगी। तो एक ये धार्मिक और सामाजिक कारण। और दोस्तों इसमें हम लोग समझ सकते हैं कि जो हमारा जो सामाजिक मान्यता था वो हमारा सामाजिक मान्यता क्या था कि हम लोग समुद्र पार करना भारतीय सभ्यता संस्कृति में जायज़ नहीं था, इसे गलत समझते थे। लेकिन भारतीयों को ज़बरदस्ती दूसरे राज्यों में देशों में भारतीयों को दूसरे देशों में भेजा जाता था। तो ये भी एक कारण बना, सामाजिक धार्मिक कारण। और धार्मिक कारण में एक और महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, 1829 का विलियम बेंटिक का जो लाए थे सती प्रथा। भारत में सती प्रथा को हम लोग समझते हैं, सती प्रथा था क्या, अगर कोई महिला का अगर पति का देहांत हो जाता था तो उस महिला को आग में सती हो जाना पड़ता था, अर्थात आग में कूद के अपनी जान देनी पड़ती थी, जिसे विलियम बेंटिक ने समाप्त किया सती प्रथा को 1829 ईस्वी में। तो भारतीयों का मानना था कि अंग्रेज हमारे धार्मिक, सामाजिक
मान्यताओं को नष्ट कर रहे हैं, वो हमारे सामाजिक धार्मिक मामलों में दखल दे रहे हैं और इनका ये दखल बर्दाश्त नहीं होगा, जिसके कारण भारतीयों ने इसका विरोध किया। और एक वही भारतीय थे जिनका नाम क्या है, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, इन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सपोर्ट किया। वहीं पर हम लोग देखते हैं राजा राम मोहन राय, उन्होंने विलियम बेंटिक के साथ मिलकर सती प्रथा को समाप्त किया। तो हम लोगों ने सामाजिक एवं धार्मिक मान्यताओं को समझा। इसमें क्या क्या जो मुख्य बिंदु है, धार्मिक निर्योग्यता नियम 1850, फिर 1813 का चार्टर एक्ट, 1856 का विधवा पुनर्विवाह एक्ट, पाश्चात्य शिक्षा, ये सारी कारण रही सामाजिक धार्मिक, जो कि 1857 की क्रांति के रूप में सामने आई। तो दोस्तों हम लोगों ने जाना कि किस प्रकार जो डलहौजी ने बीज बोया था उसे काटना किसे पड़ा, कैनिन को। अब हम लोग आगे आर्थिक कारण को समझेंगे कि तुम नहीं थी कर रहा सचिन, ये हम नहीं कर सकते थे, काट सकते थे, तुमको काल बुलाया रे, जब हमको यही करना था। अरे गुरुजी यार ना टिपा जे तुम मैच देना कर डर से। तो दोस्तों अब हम लोग आर्थिक नीतियां पढ़ेंगे कि अंग्रेजों की क्या आर्थिक नीतियां रहीं जिसके कारण 1857 की क्रांति हुई। तो हम लोग देखते हैं ब्रिटिशों का भू राजस्व, ब्रिटिशों का, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अंग्रेजों, तो दोस्तों हम लोग देखते हैं अंग्रेजों का नीतियां क्या क्या रहा। तो ब्रिटिशों का भू राजस्व नीतियां। अगला पॉइंट, केंद्र में अंग्रेजों का केंद्र में आर्थिक मुनाफा, आर्थिक मुनाफा। हाँ, वहीं अगला पॉइंट देखते हैं, पारंपरिक भारतीय पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। बंद करके रखो रे। भारतीय पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। तो दोस्तों हम लोग आर्थिक नीतियों के अंतर्गत क्या क्या पढ़ेंगे, ब्रिटिशों का भू राजस्व नीतियां, दूसरा पॉइंट है अंग्रेजों का केंद्र में आर्थिक मुनाफा था। अगला देखते हैं भारतीय पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त कर देना। तो सबसे पहले समझते हैं ब्रिटिशों का भू राजस्व नीतियां क्या क्या थी। भू राजस्व नीतियां,
जैसे कि महालवाड़ी, सबसे पहले रैयतवाड़ी जिसे लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लाया था। रैयतवाड़ी रैयतवाड़ी है, महालवाड़ी है और रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त। अंग्रेजों ने आर्थिक नीति के रूप में अगर हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या कारण रहे आर्थिक कारण, तो इसमें ब्रिटिशों का भू राजस्व नीतियाँ जैसे रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त, जो भी भूमि संबंधी जो नीतियाँ जो पहले से चली आ रही थी भारत में, इन सारी नीतियों को खत्म करके अंग्रेजों ने अपनी नीतियाँ लाई भूमि संबंधी, जिसमें रैयतवाड़ी, महालवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त है। इसने भारतीय कृषि व्यवस्था की कमर तोड़ के रख दी। और इसमें ये जो कृषि व्यवस्था अंग्रेजों ने लाई, इनकी जो नीतियाँ थी, इसमें अधिक से अधिक मुनाफा कमाना था और जो कृषि को अब कर दिया गया, व्यवसायीकरण कर दिया गया, जिसके कारण भारत में अकाल की घटनाएं भी बढ़ना शुरू हो गईं और अंग्रेजों का केंद्र में सिर्फ और सिर्फ क्या था, आर्थिक मुनाफा कमाना। उससे उन लोगों को भारतीय जो व्यवस्था है, भारतीय किसान की जो स्थिति है, उससे उसको कोई मतलब नहीं है। उसे सिर्फ और सिर्फ अपना आर्थिक मुनाफा कमाना है। और तीसरा पॉइंट हम लोग देखते हैं, भारतीय पारंपरिक व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। जो भारत की जो परंपरा से जो कृषि व्यवस्था चली आ रही थी, उसको समाप्त करके अब नई परंपरा लागू की गई, जिसके तहत अंग्रेजों ने कृषि का व्यवसायीकरण कर दिया गया और नील की खेती करवाए जाने लगा किसानों के भूमि पर, और किसानों से टैक्स बहुत ही अधिक वसूला जाने लगा, जिसके कारण भी किसान क्या हुए, बहुत ही क्रोधित हुए। अब हम लोग सैनिक कारण पढ़ेंगे। आर्थिक कारण को हमने समझा, तो दोस्तों अब हम लोग सैनिक कारण पढ़ेंगे। सैनिक कारण क्या हुआ, जो 1857 की क्रांति के रूप में, विद्रोह के रूप में हम लोगों को देखने को मिलती है। तो सैनिक कारण में हम लोग पढ़ेंगे। सबसे पहला पॉइंट जो होगा वो क्या होगा, देखिए, सैनिकों को जो अंग्रेजों द्वारा 1854 ईस्वी में, अरे भुला जाइए रे, 1856 में आता, 54 में डाकघर। दोस्तों अब हम लोग सैनिक कारण पढ़ेंगे। तो सैनिक कारण क्या क्या रहे, तो हम लोग देखते हैं। पहला पॉइंट होगा 1854 का डाकघर अधिनियम। दूसरा 1856 का सैनिक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। तो दोस्तों हम लोग सैनिक कारण पढ़ेंगे, जानेंगे सैनिक कारण में क्या क्या कारण थे। तो 1854 का डाकघर अधिनियम, 1856 का सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम। तो 1854 का जो डाकघर अधिनियम था, इसमें भारतीय सैनिक को अब
पत्र पर स्टाम्प लगाना अनिवार्य कर दिया गया, जिससे भारतीय सैनिक में रोष की भावना भड़की। वहीं पर 1856 का जो सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था, इसके तहत अब भारतीय सैनिक को कहीं भी किसी भी स्थान पर कभी भी दूर देश भेजा जा सकता है, जो कि भारतीयों की जो सामाजिक धार्मिक मान्यता थी इसके खिलाफ थी, क्योंकि भारतीयों को अब समुद्र पार किसी भी देश में भेजा जा सकता है। तो जो भारतीयों में पहले से मान्यता थी कि समुद्र पार करना ये ठीक नहीं है, तो इसके खिलाफ है, ये वो शुभ नहीं मानते थे। भारतीय समुद्र पार करना ये शुभ नहीं मानते थे। और आगे देखिए, भारतीय सैनिक तथा अंग्रेजी सैनिक, भारतीय सैनिक तथा अंग्रेजी सैनिक का जो अनुपात था वह कितना था? 5:1। अब सोचिए, 5:1 होने के बावजूद भी भारतीय सैनिक को सूबेदार के पद से ऊंचा पद नहीं मिलता था। अंतिम क्या मिलता था? सूबेदार, उससे ऊंचा पोस्ट नहीं दिया जाता था, जिसके कारण भी भारतीय सैनिकों में असंतोष की भावना भड़क रही थी, अंदर ही अंदर भड़कती चली जा रही थी। और भारतीयों के साथ नस्लीय भेदभाव किया जाता था। भारतीय सैनिक को वेतन भी कम दिया जाता था। तो ये सब कारण रही, सैनिक कारण, जिसके कारण 1857 की घटना घटित हुई। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम लोग आगे समझेंगे तो प्रशासनिक कारण में देखिए, पहला, भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया। अर्थात भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया और उनकी जगह में अंग्रेजों की नियुक्ति की जाने लगी। उच्च पदों पर हमेशा अंग्रेजों की नियुक्ति की जाती थी। आगे देखिए, अंग्रेजों का न्याय के क्षेत्र में खुद को श्रेष्ठ व उच्च समझना। अंग्रेज खुद को न्याय के क्षेत्र में उच्च व श्रेष्ठ समझते थे। उनका कहना था कि भारतीय जज जो हैं सो अंग्रेजों का मुकदमा नहीं सुन सकते हैं, तो वे खुद को श्रेष्ठ समझते थे। ना ही उन लोगों को मुकदमा करने का सुनने का अधिकार मिला भारतीयों को। वहीं प्रशासनिक कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया। प्रशासनिक कार्यों में भी धर्म को योग्यता की जगह आधार दिया गया और ईसाई को श्रेष्ठ बताया गया। सबसे श्रेष्ठ ईसाई धर्म को बताया गया और उसी के आधार पर, योग्यता के आधार पर न होकर धर्म के आधार पर, और धर्म में ईसाई को सर्वश्रेष्ठ बताया गया धर्म को, और उसी के आधार पर लोगों की नियुक्ति हुई। तो ये सब कारण रहे। और बार बार भारत में अकाल की जो घटना घटित हुई, जो बार बार अकाल आता था, तो इससे भी प्रशासन की पोल खोल के रख दी। तो हम लोग इस प्रकार प्रशासनिक कारण को समझे कि क्या क्या कारण रहे। भारतीयों को प्रशासनिक सेवा में सम्मिलित नहीं होने दिया गया, इसकी जगह में अंग्रेजों को सम्मिलित किया गया। अगला पॉइंट, उच्च पदों पर भारतीयों को हटाकर अंग्रेजों की नियुक्ति की गई। अगला, अंग्रेजों का न्याय के क्षेत्र में खुद को श्रेष्ठ व उच्च समझना, और भारतीयों द्वारा जो अगर भारतीय जज होता था तो वो अब अंग्रेजों के बारे में फैसला नहीं ले सकता था। अर्थात अंग्रेजों का जो सुनवाई है वो नहीं सुन सकता था। मुकदमे की सुनवाई अब भारतीय जज नहीं कर सकते थे, अंग्रेजों की। आगे देखिए, प्रशासनिक कारण, प्रशासनिक कार्यों में योग्यता की जगह धर्म को आधार बनाया गया और धर्म में सर्वश्रेष्ठ धर्म किसे माना गया? वो ईसाई धर्म को। ये सब कारण बने 1857 की क्रांति में होने के लिए। ये एक प्रशासनिक कारण है। अब हम लोग तात्कालिक कारण समझते हैं। तो दोस्तों, अब हम लोग तात्कालिक कारण समझेंगे कि 1857 की क्रांति के तात्कालिक कारण क्या थे। तो दोस्तों,
दिसंबर 1856 ईस्वी में अंग्रेज़ों ने यह तय किया या ब्रिटिश गवर्नमेंट ने यह तय किया कि जो पुराने लोहे की बंदूक है ब्राउन वेज, अब उसकी जगह में नया न्यू इनफील्ड राइफल का इस्तेमाल होगा। कब से होगा? जनवरी 1857 ईस्वी से। तो देखिए दिसंबर 1856 ईस्वी में तय किया गया कि जो पुरानी लोहे की बंदूक है ब्राउन वेस, ये लोहे की बंदूक थी, इसके जगह में जनवरी 1857 ईस्वी से न्यू इनफील्ड राइफल का प्रयोग किया जाएगा। दिसंबर 1856 में क्या तय किया गया कि ब्राउन बेस जो लोहे की बंदूक है इसकी जगह में अब जनवरी 1857 से न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग होगा। तो ये जो न्यू एनफील्ड राइफल है इसका जो कारतूस है, कारतूस के ऊपरी भाग को दांतों से खोला जाता था। तो भारतीय सैनिकों को ये बात पता चल गई कि जो इसका कारतूस बना है, कारतूस का जो खोल बना है वो किसका बना है? गाय और सूअर की चर्बी का बना है। तो इससे सैनिकों में असंतोष की भावना पनपी और ये सबसे पहले कहाँ पे ये बात पता चली? जनवरी 1857 ईस्वी में सबसे पहले ये दमदम में, दमदम के सैनिकों तक ये बात पहुंची कि बंदूक का जो खोल है वो बना है किससे? गाय और सूअर की चर्बी का। फरवरी 1857 ईस्वी में यह पहुंचा बहरामपुर। मार्च 1857 ईस्वी में बैरकपुर। तो दोस्तों ये जो बात फैली लोगों के बीच, तो इसका अंग्रेज़ों ने तुरंत खंडन कर दिया। इसकी कोई जांच करने की आवश्यकता नहीं समझी। अंग्रेज़ों ने इसकी जांच करने की कोई आवश्यकता नहीं समझी और तुरंत इस बात का खंडन कर दिया कि जो इसका खोल बना है उसमें गाय और सूअर का चर्बी का इस्तेमाल हुआ है। कहना था कि अंग्रेज जानबूझकर हमारे धर्म को नष्ट करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने ये नया बंदूक को लाए हैं। तो जनवरी में दमदम में फैला, फरवरी में बहरामपुर में और मार्च में बैरकपुर में। बैरकपुर के एक सिपाही थे मंगल पांडे। बैरकपुर के जो सिपाही मंगल पांडे, जब बैरकपुर में यह खबर पहुंची कि जो कारतूस बना है, कारतूस का जो खोल है उसमें गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, तो उन्होंने विद्रोह कर दिया। मंगल पांडे ने विद्रोह किया 29 मार्च 1857 ईस्वी को। मंगल पांडे ने विद्रोह किया और 29 मार्च 1857 ईस्वी को बंदूक का इस्तेमाल करने से साफ इनकार कर दिया और उन्होंने बोला कि मेरे धर्म को अंग्रेज जानबूझ के टारगेट कर रहे हैं। इसलिए मंगल पांडे ने लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की गोली मार के हत्या कर दी। मंगल पांडे 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। मंगल पांडे कौन थे? 34वीं इन्फेंट्री रेजिमेंट के सिपाही थे। उन्होंने 29 मार्च 1857 ईस्वी को लेफ्टिनेंट बाग और ह्यूसन की हत्या कर दी। तो इस जो हत्या करने के कारण मंगल पांडे को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को फांसी दे दी गई। जैसे ही इनको फांसी दे दी गई, ये बात फिर धीरे धीरे पूरे भारत में फैलनी शुरू हो गई। और 29 अप्रैल 1857 ईस्वी को 29 अप्रैल 1857 ईस्वी को 99 सैनिक को गिरफ्तार कर लिया गया।
29 अप्रैल 1857 ईस्वी को 99 सैनिकों को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसमें 85 सैनिकों को फांसी दे दी गई और बाकी को उम्र कैद। तो इस प्रकार सैनिकों ने विद्रोह करना शुरू कर दिया। जहाँ जहाँ ये घटनाएं पता चली, जहाँ गाय और सूअर की चर्बी का इस्तेमाल हुआ, तो उन लोगों ने बगावत करना शुरू कर दिया। तो इस प्रकार हम लोग तात्कालिक कारण को समझे कि आखिर तात्कालिक कारण क्या था 1857 की क्रांति का।